हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कि हम लोगों ने कल बात किया था कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक वैसे आज हम बात करेंगे कि कैसे अभिलेख के माध्यम से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख के माध्यम से हम आज का टॉपिक आपका रहेगा कि कैसे अभिलेखों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ बात करेंगे कुछ विदेशी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत के द्वारा लिखी गई पुस्तक में मौर्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी कैसे उपलब्ध कराते हैं, वहाँ बात करेंगे। तो यहाँ बात करेंगे कि एक यूनान के शासक होते हैं जिनका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। यूनान के एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। इनके एक राजदूत होते हैं, उस राजदूत का नाम होता है मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। और मेगास्थनीज के द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम है इंडिका। ये क्वेश्चन पूछता है मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है, तो इंडिका से किस शासक के शासनकाल की प्रॉपर जानकारी मिलती है, तो इंडिका से मौर्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, अर्थात मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन पूछता है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ फिर बात करेंगे तो महमूद गजनवी, जो भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इनके द्वारा इनके साथ आने वाला एक यात्री था जिनका नाम था अलबरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत के द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद की रचना की, जिससे भी हमें मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है, अलबरूनी की पुस्तक। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आप इसको याद रखना। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। इंडिका से हमें किस वंश के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है, तो इंडिका से हमें मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला यात्री कौन था, तो अलबरूनी था। अलबरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद से हमें मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ बात करेंगे, आपका टॉपिक कल का छूटा हुआ था कवर कर दिए हम। आपका टॉपिक है अभिलेख। कैसे अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं, कैसे हमें अभिलेखों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पहले बात करेंगे अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो अभिलेखों के अध्ययन को पहला पॉइंट एपिग्राफी बोलते हैं। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना के बाद आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना, और उसके प्रथम डायरेक्टर कौन थे। आइए क्वेश्चन बताइएगा। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की और कब की। यहाँ बात करेंगे एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं, और प्रथम भारतीय एपिग्राफिस्ट जर्मनी के हल्टजैक थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रथम भारतीय एपिग्राफिस्ट कौन थे, तो हल्टजैक किस देश के थे, तो जर्मनी के थे। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं।
अभिलेख का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ समझते हैं, हम लिख दे रहे हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब हुआ, ठीक है, पत्थर, धातु या मिट्टी आदि के बर्तनों पर, जो कुरेद के लिखे होते हैं उसे कहते हैं अभिलेख। अभिलेख का तात्पर्य पत्थर, धातु या मिट्टी आदि के बर्तनों पर जो खुदे होते हैं, जो कुरेद के लिखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं अभिलेख। कैसे अभिलेखों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो यहाँ एक तथ्य से समझते हैं। भारत में सर्वप्रथम केवल अभिलेखों के माध्यम से अशोक के अभिलेख को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम D.R. भंडारकर महोदय द्वारा किया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर्वप्रथम केवल अभिलेखों के माध्यम पर अशोक के अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किसने किया था, तो D.R. भंडारकर महोदय। अभिलेख किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, तो अभिलेख उसे कहते हैं, अर्थात अभिलेख का तात्पर्य पत्थर, धातु या मिट्टी आदि के बर्तनों पर जो कुरेद के लिखे होते हैं, जिससे हमें उस समय के शासक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है, उसे अभिलेख कहते हैं। एक अभिलेख के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जो उस समय घटित घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान कराता है। ठीक है, यहाँ बात करेंगे D.R. भंडारकर महोदय। तो D.R. भंडारकर महोदय ने सर्वप्रथम केवल अभिलेखों के माध्यम से अशोक के अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किया, तभी से भारतीय इतिहास में अशोक के अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किया जाने लगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम अभी एक शब्द बोले, पढ़ा जाना। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम होता है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और इन्होंने बताया कि अधिकांश अभिलेखों की जो लिपि है वो लिपि कौन सी है, तो वो लिपि ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का तात्पर्य जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि का तात्पर्य जो दाएं से बाएं, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे केवल अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेखों को आधार बनाकर सर्वप्रथम किसने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किया, तो वो थे D.R. भंडारकर महोदय। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने पढ़ा था। और उन्होंने बताया कि अधिकांश अशोक के अभिलेखों का जो लेखन है, जो लेखन शैली है, जो लिपि है, वो ब्राह्मी लिपि है। यहाँ बात करेंगे कि अगर अशोक स्तंभ की बात करें, तो अशोक स्तंभ का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो कहाँ लगाया था, तो अशोक स्तंभ का पता सबसे पहले दिल्ली में स्टीफेन थेलर महोदय ने लगाया था। स्टीफेन थेलर महोदय ने, नाम बहुत अच्छा है भाई साहब, स्टीफेन थेलर महोदय ने लगाया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अशोक स्तंभ का पता सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया, किस जगह पे, तो दिल्ली में लगाया गया। किससे लगाया था, तो स्टीफेन थेलर महोदय ने लगाया था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार इसको रिमाइंड कर लीजिए फिर से। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से हमें मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला व्यक्ति अलबरूनी था। तहकीक-ए-हिंद किसकी रचना है, तो अलबरूनी की रचना है। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। अब भारत का सर्वप्रथम एपिग्राफिस्ट हल्ट जैक थे, जो जर्मन के थे। अभिलेख किसे कहते हैं, तो अभिलेखों का तात्पर्य पत्थर, धातु या मिट्टी आदि के बर्तनों पर जो कुरेद के लिखे जाते हैं, जिससे हमें उस समय के शासक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात उस समय के घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान हमें अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसे अभिलेख कहते हैं। केवल अभिलेखों के माध्यम से
केवल अभिलेखों को आधार बनाकर सर्वप्रथम किसने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो सर्वप्रथम D.R. भंडारकर महोदय ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। सॉरी, पढ़ने का प्रयास किया था, पढ़ा नहीं था, प्रयास कोशिश किए थे सर्वप्रथम, लेकिन असफल रहे। और उसके बाद 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसप नामक एक अधिकारी ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1837 में पढ़ा था। और ये क्वेश्चन कई बार आपके 12th एग्जाम में आए हुए हैं। आपका 12th एग्जाम PCS एग्जामों में भी आते हैं कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने पढ़ा था, जिन्होंने बताया कि अशोक के अधिकांश अभिलेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं, अशोक स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो अशोक स्तंभ का पता दिल्ली में टिफिन थेलर महोदय ने लगाया था। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं। जब एक अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसप के द्वारा अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया 1837 में, तो उन्होंने बताया कि अधिकांश अभिलेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ये सारी लिपियां हैं, जिनमें से ब्राह्मी सबसे इंपॉर्टेंट लिपि है। और इन्होंने अधिकांश अभिलेखों में देव अशोक के कई नाम को देखा। देव नाम प्रिय, देवनाम प्रिय पहला नाम, प्रियदर्शी और तीसरा राजा। ये अशोक के इन्होंने देखा कि अधिकांश अभिलेखों पे, ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि में अशोक के अन्य नाम मिले। उन्होंने उस नाम को पढ़ा और बताया कि अशोक को उस समय देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी और राजा के नाम से विभूषित किया गया है। लेकिन अगर बात करें कि राजा अशोक का प्रॉपर अशोक नाम किस क्षेत्र से मिला है, तो कर्नाटक के मस्की और मध्य प्रदेश के दतिया, गुर्जरा के दतिया प्रदेश से, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां से प्रॉपर अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। मस्की जो कर्नाटक में है, गुर्जरा दतिया प्रदेश जो मध्य प्रदेश में। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के जितने भी अभिलेख मिलते हैं उन अभिलेखों में अशोक का नाम प्रॉपर अशोक दिया गया है। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अशोक के निम्नलिखित में से नाम हैं, किन नामों से जाना गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी आप क्लिक कीजिएगा एग्जाम में। देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी या राजा। ठीक है, जब अशोक के ये सारे अभिलेख मिलना शुरू हो गए तो इस समय अशोक के अभिलेख में जेम्स प्रिंसप नामक महोदय ने यह बताने का प्रयास किया कि इनकी जो लिपियां हैं, इनकी भी जो लिपि थी, इनकी लिपि कैसी थी? इनकी लिपि भी ब्राह्मी लिपि थी, जो बाएं से दाएं की ओर पढ़ी जाती थी। चलिए इसको फिर ऑफ करते हैं और आप एक बार देखिए इसको। अब हम यहाँ केवल अभिलेखों के माध्यम से कुछ संक्षिप्त जानकारी का परिचय कराएंगे आपको कि कैसे अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं, कैसे अभिलेखों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हम यहाँ एक एक अभिलेख के बारे में आपको बताकर आगे की घटना को बताएंगे। तो यहाँ पहला अभिलेख है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख देखते हैं। खारवेल उड़ती हुई चिड़िया का नहीं नाम है, खारवेल एक राजा का नाम है। हाथी गुम्फा एक जगह का नाम है जो उड़ीसा के पुरी में है। उड़ीसा के पुरी में, उड़ीसा ऐसे होगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप। उड़ीसा खारवेल का
हाथीगुम्फा अभिलेख कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसकी लिपि कैसी है, तो इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। तो कलिंग के प्रसिद्ध राजा, देखिए इधर कलिंग कहाँ पे है, तो कलिंग उड़ीसा में है। आप ध्यान रखिए कलिंग किस क्षेत्र का, कौन सा कलिंग किस क्षेत्र, किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में दे दीजिए आप। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ देखिए खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है, इसकी लिपि ब्राह्मी है। इसमें कलिंग के प्रसिद्ध राजा खारवेल के राजनीतिक एवं लोक मंगल कार्यों का उल्लेख किया गया है। लोक मंगल कार्यों का किया गया है। ध्यान रखिएगा हाथीगुम्फा किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। पहला ऑब्जेक्टिव, खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि है। कलिंग के प्रसिद्ध राजा खारवेल के राजनीतिक एवं लोकमंगल कार्यों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथीगुम्फा अभिलेख में मिलता है। देख लीजिए एक बार इसको। यहाँ बात करेंगे कि अशोक के प्रथम देखिए इसको रफ कर देते हैं। अगर यहाँ बात करेंगे तो अशोक, तो यहाँ बात करेंगे अशोक से पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश के यूपी के जिला सिद्धार्थनगर से एक अभिलेख की प्राप्ति हुई। उस अभिलेख में स्तूप बनाने की परंपरा का उल्लेख मिला। पिपराहवा अभिलेख में, ठीक है ना, स्तूप बनाने की परंपरा का अभिलेख मिला। ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध के, अशोक से पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद यूपी के जिला सिद्धार्थनगर के पिपराहवा अभिलेख से हमें स्तूप बनाने की परंपरा का उल्लेख मिला। तो स्तूप बनाने की परंपरा का उल्लेख पिपराहवा अभिलेख से मिला, जो पिपराहवा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अशोक का प्रथम शिलालेख अभिलेख सौराष्ट्र के जूनागढ़ से मिला। सौराष्ट्र के जूनागढ़ से मिला। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, अशोक का प्रथम शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सौराष्ट्र के जूनागढ़ से प्राप्त हुआ। इसकी लिपि कैसी थी, तो इसकी लिपि भी ब्राह्मी थी, इसकी ब्राह्मी लिपि थी। और इसके तृतीय पंक्ति में, इस जूनागढ़ अभिलेख के तृतीय पंक्ति में अशोक ने कहा है कि कोई भी जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा, जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। उन्होंने कहा है कि जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा, ठीक है। सौराष्ट्र के जूनागढ़ से प्रथम शिलालेख की प्राप्ति हुई है, ठीक है। अशोक के प्रथम शिलालेख सौराष्ट्र के जूनागढ़ से, गुजरात के सौराष्ट्र के जूनागढ़ से प्राप्त हुआ, जिसकी लिपि ब्राह्मी थी। इसके तृतीय पंक्ति में अशोक ने कहा है कि कोई भी जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। स्तूप बनाने की परंपरा का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पिपराहवा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में है। तो आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे कि किन किन अभिलेखों से हमें कौन कौन से शासक एवं किस किस शासक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। जय हिंद।